पॉसिबल हुआ तो आपको कुछ एक स्पेशल चीज आज सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज टाइम का कोई ऐसा नॉमिनेशन नहीं कि आप बस एक्स्ट्रा चल गई आगे तो उससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली, किसी दूसरे के पीरियड का नुकसान हो जाए। आज आपको ये भी सिखाना है कि जैसे कुछ एनालिटिकल प्रूफ है, हो सकता है आपके करंट सिलेबस में इनको हटा दिया है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इसको पढ़ा, ठीक है, और वो आपको फायदा देगी। तो आगे फ्यूचर में जब आप हायर स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स की, तो वहां पर जब इनको पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीजें हमने कभी पढ़ रखी है लाइफ में। ये कहलाती है वास्तव में मैथमेटिक्स में कंट्राडिक्टरी, ये होती है कंट्राडिक्टरी। अच्छा, अब जैसे कंट्राडिक्टरी प्रूफ वो प्रूफ होते हैं जिसमें एक चीज को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये नहीं कुछ और। तो अब प्रूफ को इरेशनल प्रूफ करना देखा जाए तो बड़ा कठिन काम है। या तो वो है कि फिर आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए, निकालने के बाद आप कह दीजिए कि हाँ भाई अब हम इसके आगे थक गए और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न है। लेकिन इस तरह के जो प्रूफ है ये इंटरडिक्शन मेथड ऑफ इंटरडिक्शन से किए हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे इरेशनल है ना, तो हम इसको रेशनल मान लेते हैं, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, रेशनल है। फिर रेशनल है तो फिर ये पी बाई क्यू टाइप का होगा, मतलब इस तरह की चीज है। एक हल्का सा भी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आज जब मैं एक्सरसाइज को करा दूंगा उसके बाद देखता हूँ, समय होगा तो इसको भी बताऊंगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन का पैटर्न सीखने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप पकड़ लेंगे, कर लेंगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं। फिलहाल अभी हम लोग वही एक्सरसाइज ले रहे हैं जो कर रहे थे, और उसी में उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा इस लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत पाइए। मैंने कहा है कि चैप्टर जब आप दूसरी बार अपने आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर 75% से ज्यादा समझ में आने लगेगा। अभी तो हो सकता है 40% 50% ही समझ पाए, लेकिन आगे आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी उसका कन्वर्स पार्ट है, ये रेशनल के लिए है, और एक इरेशनल के लिए। कब कैसे कहाँ होगा ये सब आपको बताऊंगा। लिखा बहुत कुछ है, अपने आप में बड़ी गहरी किताब है। हर साल मैं इसको पढ़ता हूँ और हर साल इसमें से कुछ नया मिलता है, ठीक है, ये ऐसा चल। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार इस बात की वकालत करता हूँ कि प्लीज इसको पढ़िए, अच्छा लगे। चलिए देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस करने। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर, इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। चेक वेदर 6 to the power n and with the digit 0 can end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि चेकिंग करनी है, मतलब ये चेक करके आपको बताना है कि क्या 6 to the power n के एंड में 0 डिजिट आएगी। 6 to the power n क्या है, जैसे अगर हम कहें बेटा 6 to the power 1, भाई n की वैल्यू 1 हो गई तो 6 to the power 1 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई तो 6 to the power 2 हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई दैट मींस कि 3। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो तो इनको मल्टीप्लाई करो। दिमाग खराब हो गया है क्या भैया, आ जाओ जरा और ये बताओ क्या दिमाग खराब है, कौन हो तुम, किस देश के पागल हो, हेलो, किस देश के पागल हो जरा बोलो, मैं जानना चाहता हूं ना। अपने देश में तो ऐसे बेईमान नहीं है फिलहाल, इतनी बदतमीजी की हद हो गई है आपकी। जरा माइक ऑन करिए, तेरा बाप नाम से जो भी है इसमें माइक ऑन करिए, नहीं छोड़ दीजिए, बेहतरी इसी में है। बहुत अच्छा करने वाले आप आगे जाके अपने माँ बाप के लिए, बेईमान नहीं तो। आई डोंट नो कि क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, क्या देख रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि उन्हीं के सामने उनकी औलादें क्लास में तेरा बाप नाम से ज्वाइन करना चाहे।
and I have deliberately admitted this boy. इस बदतमीज बच्चे को मैंने जानबूझ के एंट्री दी थी because I want to say something to her. देश को बर्बाद मत करिए प्लीज, बेहतर है छोड़ दीजिए, चले जाइए भाई जहाँ इसके लोगों का जमघट हो. देखिए, चेक वेदर 6 to the power can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये तो सच बात है कि ये नहीं आएगा जीरो, कभी नहीं है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम रास्ता जो अपनाएंगे वो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. थोड़ी देर के लिए हम मान लें ये जो यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई ना, इसी में हम शुरू करते हैं. देखिए, इस तरह के प्रूफ लिखने का तरीका समझ लीजिए. लिखेंगे लेट अस सपोज, मेरा मूड खराब कर देते हैं इसे बदतमीज. सर तेरा बाप फिर आ गया. ये किसने इसको एडमिट किया है? हु हैज एडमिटेड दिस? कौन बदतमीज है? प्लीज बोलो भाई, और वरना चूड़ी पहन के बैठ जाओ. दम है तो बोलो फिर कि हाँ हम ये हैं. सर आप रिमूव करेंगे तो फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, नहीं तो फिर ज्वाइन करता रहेगा वो. देखता हूं. हम में अगर कोई डिस्टर्बेंस करता है वही पढ़ाई लिखाई में, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है. तो इसका खामियाजा बहुत जल्द भुगतने वाले हैं, घबराए नहीं. समथिंग विल हैपन विद दिस बॉय. कुछ ना कुछ तो होगा इसके साथ, और बहुत बुरा होने वाला. आई कांट सी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है. ये निश्चित रूप से किसी और स्कूल के उससे मुझे लग रहा है. चलो देखता हूँ. मजाक बना रखा है भाई लोगों ने. पैदा हुए नहीं अभी, बाप बन गए हैं, दिमाग खराब हो गया. I can see here only कोई ना कोई है जो बदमाशी कर रहा है. पता नहीं क्या मिल रहा है. आई डोंट थिंक कि किसी का नुकसान करके कोई आगे बढ़ सकता है लाइफ में, शायद कभी नहीं. चलो, अभी मुझे इसमें 17 लोग दिख रहे हैं, और इन 17 में वो नहीं दिख रहे हैं सज्जन जो. फिर एक बार देखता हूं. ये सारे तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. कहां से पता चलेगा इनका? चलो, ज्यादा दिन तक होशियारी चल नहीं पाएगी, कोई भी हो. लेट अस सपोज दैट 6 to the power n ends with the digit 0. ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा कि ये डिजिट 0 पे एंड करता है. अच्छा, अगर डिजिट 0 पे एंड कर रहा है दैट मींस क्या होगा? सर 5 का फैक्टर होगा. 2 और 5 इसके फैक्टर होंगे. दैट इज 6 to the power n will be divisible by 10, and therefore 2 and 5 will be its factors. इसका मतलब अगर ऐसा हुआ बेटा तो 2 और 5 किसके फैक्टर होंगे? 6 to the power n के फैक्टर्स होंगे. नाउ अब हकीकत क्या है? 6 to the power n यहां देखो क्या है, 2 into 3. 6 can be written as 2 into 3. इसका मतलब ये हुआ कि it has only 2 and 3 as its factors. इसके दो ही फैक्टर हैं, 2 और 3. और जबकि हमने जब इसको माना कि हाँ ये डिविजिबल है, इसके एंड में 0 आ रहा है, दैट मींस इसके 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए. तो अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? भाई ये तो होगा नहीं, यूनिक फैक्टर होते हैं. बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए फैक्टर. लिखेंगे बट
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक says that, या states that करिए, says ना करिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक states that every composite number has a unique prime factorization. Unique prime factorization है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ बोलो सर, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर, मेरे बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा था। ये बात नहीं, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, परेशान ना हो। तो देखो है क्या वास्तव में, जब हमने गलत माना, हमने मान लिया कि भाई ये 6 टू द पावर n 0 में एंड करता है। 0 में एंड करने का मतलब इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे, बट एक्चुअली क्या है, 6 के फैक्टर तो 2 और 3 है और ये यूनिक होंगे बिकॉज 6 इज ए कंपोजिट नंबर, द एक्चुअल फैक्टर्स आर 2 and 3 and fundamental theorem of arithmetic says that every composite number has a unique prime factorization except for its order। मतलब ये 3 into 2 हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक कंट्रडिक्शन पे पहुंच गए। भाई हमने तो मान लिया था कि 0 पे एंड कर रहा है, उसके हिसाब से 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए, बट एक्चुअल फैक्टर्स हमें क्या मिले, 2 and 3। thus we arrive at a contradiction। तब हमें कंट्रडिक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट हमने माना है कि 6 टू द पावर n ends with a digit 0, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इट कैन नॉट एंड विद a digit 0, बस यही लिखना है इसमें। लिखवा दे रहा हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगा। लिख रहे हो, कोई लिख तो नहीं रहा इसको बच्चों? हेलो यस सर। लिख तो नहीं रहा? सर 1 मिनट रुक जाइए, लिख रहा हूँ सर, 1 मिनट रुक जाइए। अभी ये कंप्लीट नहीं है, लास्ट लाइन लिखवानी, लास्ट लाइन अभी इसकी लिखवानी। thus we arrive at a contradiction। सर हाँ सर, मेरे ही नाम से कोई बच्चा ज्वाइन कर लिया सर क्लास। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। एक ये कोई खुराफाती है जिसका हाँ शिवांगी बोलो तुम, असली वाली। यस सर। सर शिवांगी ठीक, मिश्रा बताओ। के नाम से फ्री फायर की सर वो लगी है उस पे। बस बस देख लेना, अभी ठीक है। नाउ कैन चेक। यस सर, अब नहीं है। ठीक है, अच्छा खेलता है, थैंक यू। लिखेंगे यहाँ पर thus we arrive at a contradiction। वहाँ लास्ट तो जहाँ तक लिखा था उसके बाद यहाँ से लिखेंगे thus we arrive at a contradiction। ये फर्क हो जाता है, बहुत बड़ा फर्क यही है। इसीलिए जो क्लासेस हैं वो फिजिकल ही ज्यादा सही रहती हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की बदमाशियां तुरंत पकड़ी जाती हैं, उनका इलाज हो जाता है। बहुत सी दफा पेरेंट्स को समझ भी नहीं पाते यार, वहीं सही कर दिए जाते हैं। देखिए therefore या thus we arrive at a contradiction। हाँ बोलो, सुनना, बोलो भाई। Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0। इसीलिए जो 6 टू द पावर n है वो डिजिट 0 से नहीं एंड कर सकता। आपसे चेक करने के लिए कहा गया था, मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया गया था कि देखें आप क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो इसका फैक्ट या असलियत या रियलिटी यही है कि भाई 6 टू द पावर n 0 में नहीं एंड होगा। वो क्यों नहीं होगा वो आपको दिखा दिया। बच्चों कोई डाउट? हेलो, नो सर। समझ में आ गया? बड़ा आसान है इस तरह के क्वेश्चन करना। अभी इसी में आपको 4 टू द पावर n का एग्जांपल दिया जा सकता है, सिमिलर प्रूफ होगा। वहां भी हम मान लेंगे कि हाँ 0 में एंड कर रहा है, फिर 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए, फिर 4 के फैक्टर 2 ही होंगे, है कि नहीं?
और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, यूनिक होते हैं फैक्टर। दैट मींस फिर से कंट्राडिक्शन मिलेगा और फिर हम लिख देंगे कि यस 2 to the power n कैन नॉट एंड या 4 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो बिल्कुल पैरेलल प्रूफ चलेगा, बिल्कुल पैरेलल, थोड़ा सा बस। सर 6 टू द पावर n के अलावा और किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते? हेलो, आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीमी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि 6 टू द पावर n के अलावा और कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते ऐसे टाइप के? बस आ सकते हैं, 4 to the power n, ये आपकी बुक में भी दिया होगा, आप देखिएगा, इट इज गिवन एज एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक। और अदर बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, कई एक मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। एक्सप्लेन वाई, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, जो बताने जाता है ये भी आता है और ये बनाते हैं। एक्सप्लेन वाई, इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट करा देता हूं। एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, शायद 6 है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। दो पार्ट है, मैं अलग अलग करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप में बेशक ना हो। इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। एक बात देखो ध्यान से, सबका सब तो प्राइम दिख रहा है, 7 इज ए प्राइम, 11 इज ए प्राइम, 13 इज ए प्राइम, 13 इज ए प्राइम, कैसे कंपोजिट हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और ध्यान से देखो तो देयर आर सम मल्टीप्लिकेशन एंड वन एडिशन आल्सो। दैट मींस कि अब ये जो नंबर है ये बॉडमास की कैटेगरी में चला गया, जहां पे मोर देन वन ऑपरेशन है तो आप बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। तो रास्ते, सबसे एक रास्ता ये भी है कि आप इसमें दोनों में 13 कॉमन ले, जरा 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या है 7 into 11 into 1 plus 1। ये 1 क्यों आ गया? Because we have taken out 13 as common from these two terms। आपने इन दोनों टर्म्स में से 13 को कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, ठीक है। इसका एक दूसरा रास्ता भी है, वो भी बता दूंगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग वैसे करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या है, गिवन नंबर है, क्या है, गिवन नंबर है। अब देखो बॉडमास क्या कहता है भाई, पहले मल्टीप्लाई, बॉडमास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बॉडमास। तो ये सबसे पहले देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एडिशन तो बाद में आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 77 plus 1, सर 78 आंसर है। 30 into। अब देखो भाई, पूछा है कि ये कोई कंपोजिट होगा, क्योंकि 78 एक कंपोजिट नंबर है ना। 78 कैसा है, कंपोजिट है। अगर आप देखो तो ये जो 78 है, it will have more than 2 factors and therefore 13 into 78 will be a composite number and therefore this will be a composite number। ये जो आपको दिया है ये composite, तो लिख देंगे कि है 78 is a composite number, therefore 13 into 78 will be composite। और अगर ये कंपोजिट होगा तब क्या होगा, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 will be a composite number। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको। कुछ बच्चों को अगर इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो उनको एक और आसान रास्ता बता देता हूं। इसका दूसरा रास्ता भी कैसे, हम पहले इस सब को मल्टीप्लाई कर लें, जो कुछ है 13 को ऐड कर लें, whatever we get we factorize that और वहां से दिखा दें कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ तक सेम करके, जैसे आपने 13 into 78 तक सेम करके, उसके बाद इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, हम सर ये लिख देंगे कि इस नंबर के फैक्टर्स 13 और 78 है, इसलिए ये नंबर सर कंपोजिट हो जाएगा। हाँ देखो 13 कैसा है, प्राइम है ना, लास्ट स्टेप देखो Yes, जो sir. लिखा है मैंने, Yes, sir. 13 into 78। तो बेटा 13 तो इसमें प्राइम है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला है दूसरा नंबर है वो कंपोजिट है। इसका मतलब ओवरऑल जो नंबर बनेगा दैट विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। आ रही बात समझ में? यस सर। यही कारण है, इसीलिए ये कहां से आया, इसका ओरिजिन तो ये है, इसी से तो निकला है। Therefore this will be a composite।
अब रही बात कैलकुलेशन की, ब्रैकेट में लेने की, तो अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है तो इसका एक रास्ता और भी है जो ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ है। क्या है? हम कुछ नहीं, सबसे पहले छोटे बच्चों की तरह इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के हिसाब से। तो ये क्या होगा बेटा, देखो 77 इंटू 13 प्लस 13, ये दूसरा रास्ता है। अब 77 इंटू 13 के लिए आप 77 मल्टीप्लाई कर दिए, 91 10, अच्छा ये आपका आ गया 1001 प्लस 13, और देखिए तो ये आ गया 1014। अब ये इवन नंबर है भाई, इवन नंबर है, बड़ा है, कंपोजिट है। अब ये दिखाने के लिए कि ये कंपोजिट है, बहुत मेहनत करना चाहें आप तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा दीजिए इसका, ठीक है? ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेगा किया हुआ, लेकिन सबसे आसान और आपके लायक जो समझने वाला है which you read easily, यही है। वह तो मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही रास्ता, आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक? अब क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 9। अब इसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा, ठीक है? तो यू विल गेट हियर 2 × 3 × 13 × 13। अब ये कंपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट। आ रही बात समझ में? तो यू हैव बोथ वेज, यस सर। you can do the calculation like this, you can do like this, both will lead to you the same result, दोनों आपको सेम रिजल्ट पे ले जाएंगे। आया समझ में बच्चों? यस सर। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। बोलो पलक। सर Yes. जरूरी है कि एक कंपोजिट नंबर के साथ जब प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आंसर कंपोजिट ही आएगा? हाँ, डू यू हैव सम डाउट इन इट? क्या तुम्हें इसमें कोई डाउट है कि अगर प्राइम और कंपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कंपोजिट नहीं होगा? डू यू थिंक? नो सर। बोलो भाई, नहीं अगर है तो बोल, मैं बता दूंगा। देखो, ये कैसे डिसाइड होती है सबको पता है। जैसे 13 × 78, थोड़ी देर के लिए समझ लो इसको, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 13 एक प्राइम नंबर है, व्हाई? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, 1 and 13, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? नहीं आ रही? इतना समझ में आ रहा है कि 13 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and 13। दुनिया के और किसी नंबर में ताकत नहीं है कि जो 13 को पूरा पूरा डिवाइड करे, इन 2 नंबर के अलावा। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर, इसीलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। और इसके साथ जब हमने 78 को मल्टीप्लाई कर दिया तो तुरंत देखो 78 एक इवन नंबर है, और दैट टू ग्रेटर देन 2। और बच्चा याद रखो कि 2 से बड़े जितने इवन नंबर, 2 से बड़े केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है इकलौता जो प्राइम, उसके बाद उससे बड़े जितने भी इवन नंबर्स हैं दे ऑल आर कंपोजिट, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और ये सच बात है। सबसे छोटा 4 आ रहा है ना 2 के बाद, आप 4 को ट्राई करिए, देखिए 4 के साथ क्या कहानी है। 4 is divisible by 1, is divisible by 2, is divisible by 4। आप देखो कि इसके 3 फैक्टर हुए कि नहीं हुए? बोलिए। इसका मतलब द ग्रेटर द प्राइम नंबर द मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कंपोजिट नंबर। जितना बड़ा इवन नंबर होगा, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, जितना बड़ा इवन नंबर आपको मिले दुनिया में उतनी ज्यादा उसकी संभावना प्राइम नंबर की घटती जाती है, उतनी ज्यादा वो कंपोजिट की ओर टेंड करता है, उतने ज्यादा उसमें फैक्टर्स के चांसेस बनते हैं, ठीक है? इस किताब में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन जब आप लोग कुछ पूछ लेते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, और उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, रटे ना। जहां रटने वाला होगा बताऊं, ठीक? आया समझ में? बोलो भाई। यस सर।
सर बस मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम। एक और मैंने सिखाया है, शायद किसी दिन आपको जब पढ़ाया था, अगर क्लास आपने अटेंड की हो, तो वहां पढ़ाते पढ़ाते मैंने को प्राइम भी आपको बताया। और को प्राइम वो होते हैं जो पेयर्स में होते हैं। याद रखिएगा, को प्राइम इकलौता कभी नहीं हो। हमें चिल्ला चिल्ला के कभी नहीं कहेंगे कि 37 एक को प्राइम नंबर है। नो, को प्राइम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। को प्राइम हमेशा पेयर में रहते हैं। और दुनिया में सबसे आसान सर बताना उनके है बीच को में प्राइम कौन को। फैक्टर 1 होता है? हाँ, कॉमन फैक्टर 1 होता है। और जो दो पड़ोसी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो को प्राइम हमेशा होते हैं। जैसे 11 12 20 21, आप देख लो करके, आपको कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टू नहीं है। और दूर के नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, जैसे 2 ले लिया और 13 ले लिया। एक नंबर हमने 2 ले लिया, एक 13 ले लिया, को प्राइम है। इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, ये तो डिस्कशन चला तो बता दिया। इसका दूसरा पार्ट खुद करिएगा, मैंने एक ही पार्ट करा। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी, क्या बल्कि 3 कैटेगरी इस चैप्टर में मैंने पाई है कि जो कंट्राडिक्टरी प्रूफ पर है, बनती है। और एक और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। आखिर हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते रहते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से है, ये भी सीखते हैं हम लोग। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक तो उसको तो मैं बाद में बताता हूँ। एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 स्कूल हैं, और उनमें आप देखो, ये मैं आपको एलसीएम पर बेस बता रहा हूँ। एग्जांपल लिखिएगा, नहीं भी समझिएगा। एक स्कूल ऐसा है जहां पर 35 मिनट्स के इंटरवल पर बेल लगती है। ठीक है, एक स्कूल ऐसा है जहां पर 40 मिनट्स के इंटरवल पर बेल लगती है। ठीक है, ये आपका स्कूल ए है और ये आपका स्कूल बी है। थोड़ा सा हम लोग इनके डेली लाइफ एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं एलसीएम के, तो उस पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, फ्रेम होती हैं। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है, पॉसिबल है। इसलिए तो जैसे सुबह 8 बजे मान लीजिए दोनों स्कूलों की पहली बेल लग गई, फर्स्ट बेल लग गई। ठीक, पहली बेल लग गई दोनों की। नेचुरल है कि इसके बाद जब सेकेंड पीरियड होगा तो पहला स्कूल जो है, जो स्कूल ए है, उसकी बेल लगेगी 8:35 पर, अगर सुबह के समय स्कूल चलना है। और जो दूसरा स्कूल है उसकी बेल लगेगी 8:40 पर। ठीक है, मेन मुद्दा एलसीएम है। हमको आपको एलसीएम का एप्लीकेशन समझाना, काम उसी पर चल रहा है। तो ये सही बात है कि पहली बेल के बाद जब दूसरी बेल लगेगी तो दोनों बेल अलग अलग सुनाई दे, है कि नहीं। 8:35 वाली स्कूल ए की बेल बजेगी, फिर 5 मिनट बाद 8:40 वाली वहां का पहला पीरियड ओवर होगा, दूसरा पीरियड लगेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं इसके कि भाई, जैसे एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते हमको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आना चाहिए, हमको क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है। और याद करिए, आपको मैंने 8th क्लास में जब मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ाया था, तो उस दिन आपको फैक्ट्री खुलवाती थी। यू कैन फ्रेम सो मेनी क्वेश्चन। अगर मेरी बात बच्चों को याद आ रही है, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है मेरी 8th क्लास, याद आ रहा है कुछ, जब मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो ऐसा नहीं, हमको पढ़ाई के साथ साथ सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उन सवालों के पीछे क्या छुपा है, वो किस तरह से फ्रेम किए गए, उनका मकसद क्या है, क्यों डिजाइन किए गए हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भाई ये सही बात है कि जब पहला पीरियड ओवर होगा तो पहला स्कूल अपना 35 मिनट्स पर लगाना है, वो अपनी 8:35 पर लगा देगा, दूसरा स्कूल 8:40 पे लगाएगा। तो जरा सोचिए कि क्या अगर इस तरह से लगातार पीरियड चलते रहे और लिमिट ना हो, मान लीजिए कह दिया जाए कि भाई
आज 8 पीरियड का नहीं, आज थोड़ा ज्यादा 9-10 पीरियड भी लगा दिया जाएगा जरूरी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा अगर हो जाए, तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कैन ए सिचुएशन such situation occur when there is for a particular period both the bell rang simultaneously? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड पर दोनों बेल क्लैश कर, मतलब दोनों बेल एक साथ बजे? हो सकता है वो 15वां पीरियड हो सकता सर है अगर एलसीएम में फैक्टर 1 आ जाए तो सर यहाँ अगर पर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें क्या होता है, उनमें एलसीएम का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे, अभी यही चेक करके जान जाएंगे कि वो कौन सा पीरियड पड़ेगा कि जिस पर वो क्या टाइम होगा। अगर मान लीजिए 8 बजे स्कूल शुरू हुआ, ये पहली बेल का टाइम था, तो अब अगला टाइम कौन सा होगा जिस पर दोनों बेल एक साथ बजेंगे, चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो एलसीएम निकालेंगे हम लोग 35 मिनट्स और 40 मिनट्स, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जरा आप देखिए कि 35 और 40 का एलसीएम क्या है। 5 से कट कर दीजिए, 5 7 जा, 5 8 जा, फिर आप देखिए 7 से 1 8 और फिर 8 नो डाउट 8 ही आएगा, तो ये आ गया 35 इंटू 8 और ये आ गया 40 और 28। इसका मतलब कि भाई 280 मिनट्स बाद इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 280, मतलब 8 बजने के ठीक इतने मिनट बाद जो टाइम होगा उस पर दोनों बेल एक साथ रन करेगी। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, आवर। जरा देखो भाई, तो 280 अपॉन 60 हमने कर दिया, आपका आ गया 28/6 आवर। अब इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, तो मिनट तो खैर हमारे पास था ही, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया 6 4 या 24 और 4, ठीक है। दैट मीन्स कि 4 राइट 4/6 और 4 राइट 2/3 आवर। अच्छा 2/3 आवर क्या होगा, 1/3 आवर में 20 मिनट्स हो गए, तो 2/3 आवर होगा 40 मिनट्स। और अच्छे से आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 आवर प्लस, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया, तो 4 आवर प्लस 40 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 12:40 पर, है ना, अगर पहली बेल 8 बजे एक साथ बजी दोनों की, है ना, ये स्कूल बी की बेल थी, ये स्कूल ए की थी, तो फिर इसके बाद ठीक 12:40 पर जो होगा, जो भी बेल बजेगी वो ए और बी स्कूल की और एक साथ बजेगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपके, बोलिए। तो ये एप्लीकेशन है एलसीएम का, एप्लीकेशन है, एक उदाहरण आपको दिया है। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं। आपकी बुक में एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर दो बच्चे डिफरेंट स्पीड से दौड़े, ठीक है, और उसके बाद देखना है कि वो कहां पर मिलते हैं, कितने चक्कर बाद मिलेंगे, क्या है, दैट विल सी इन द एग्जाम्पल। तो ये केवल आपको एक इंट्रो मैंने दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का कैसे कैसे यूज है, और भी बहुत जगहों पर यूज होगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए, चीजों को पढ़िए, स्टडी करिए, तो अब आप ये चीजें डिडक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर इस चीज का एलसीएम यूज हो रहा है, यहाँ एलसीएम का एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसे एचसीएफ के भी एप्लीकेशंस होंगे। एचसीएफ के एप्लीकेशन में एक वो क्वेश्चन आपके यहाँ दिया है जिसमें काजू बर्फी है और एक बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन है, कि आपको दिया है उसके दिखाना है कि मिनिमम जगह में और इक्वल स्टैक में सबको अरेंज किया जा सके। देखिएगा, तो जब मैंने एचसीएफ डील किया था तो आपको उस तरह की चीजें कुछ हल्की फुल्की बताई थी। क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा तो बताइए, इसको रख कर देना। और अब एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो बुक में दिया है।
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting? अब समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे एक सर्कुलर पार्क है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह की चीजें आपको बताई हैं बेल के केस में, ऐसे ही दौड़ने का भी है, अलग अलग टाइम इंसान को लगता है दौड़ने में। तो सोनिया और रवि, देखिए सोनिया जो है शी टेक्स 18 मिनट्स, हाँ, और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि तेज दौड़ रहे हैं भाई, है ना? So suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मान लो यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहीं पर सोनिया है, यहीं रवि है, और सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इतनी देर में दौड़। तो नेचुरल है कि भाई अब ये रवि तेज दौड़ेगा तो रवि आगे निकल जाएगा, और इसको 18 मिनट्स लगेगा, थोड़ा पीछे रहेगी, इसको पहला चक्कर करने में टाइम लगेगा। जब तक ये पहला राउंड पूरा करेगी तब तक रवि आगे निकल चुके होंगे, तो नहीं मिलेंगे दोनों। लेकिन कहां मिलेंगे? इन दोनों के एलसीएम, वो टाइम। तो देखेंगे बोथ विल मीट एट द टाइम ऑफ LCM of 18 minutes and 12 minutes. जरा LCM निकाल लीजिए 18 और 12 का, उसे 9, 6, 2, 9, 3, then 3, 3, 1, 3, 1. जरा देखो आप LCM कितना हो गया, 2 into 2 into 3 into 3, 12 रीजन 36 मिनट्स बाद फिर मिलेंगे। जिस समय भी शुरू करेंगे दौड़ना उसके ठीक 36 मिनट्स बाद दोनों फिर एक पॉइंट पर मिलेंगे, फिर उसके बाद एक आगे निकल जाएगा और एक पीछे रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड। क्योंकि जो कम समय में दौड़ रहा है उसकी स्पीड तेज है, नेचुरल है, क्योंकि पाथ तो वही है, पाथ भी वही है ना। जो ज्यादा टाइम ले रहा है दैट मींस कि ही और शी इज रनिंग अ बिट स्लो, वो थोड़ा धीमे दौड़ रहा है। देखेंगे therefore they will meet after 36 minutes। जब भी वो स्टार्ट करेंगे, जितने बजे भी स्टार्ट करेंगे उसके 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। एक्सरसाइज इज ओवर, ये एक्सरसाइज आपके लिए ओवर हो गई है। और आज की क्लास ओवर करने से पहले आपको कुछ चीजें बतानी है, सिखानी है, जिससे कि कुछ स्पेशल टाइप के प्रूफ हैं जो कंट्राडिक्टरी प्रूफ हैं, जैसे प्रूफ करना है रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, ये सिखा के आज की क्लास आपकी बंद कर दूंगा। और एक चीज और बड़ी अच्छी है भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, इस पर स्टार लगा हुआ है, पेज नंबर 12, वो आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट बस। पहली बार में प्रूफ आपको नहीं समझ में आएगा जो बताऊंगा, कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को डाउट्स रहेंगे, लेकिन चिंता मत करिएगा। We'll be doing similar type of proofs, some more proofs, and that will make you the things clear. But before that, there is a small theorem. ये theorem आपके यहाँ दी हुई है पेज नंबर 12 पर।
इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। यस बोर तो नहीं सर। हो रहे भाई? क्यों क्यों नहीं सर। बोर तो नहीं हो रहे हो? बस ये चैप्टर नहीं पूरा सर, हो जाएगा बोल तो आपकी गाड़ी और तेज चल जाएगी। इसी चैप्टर में रुकावटें हैं ज्यादा। चैप्टर अपने आप में बहुत दमदार है, सबकी हिम्मत नहीं होती रियल नंबर की स्टडी करना। बहुत हिम्मती लोग पढ़ते हैं इसको, लोग बचते हैं इन चीजों से। हर आदमी मल्टीप्लाई करना और फॉर्मूले लगाने में इंटरेस्ट रखता है, इसमें कोई नहीं इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो बहुत लोग पढ़ते हैं। और चूंकि ज्यादा यूज होती नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हम सीखते हैं उतनी जल्दी दिमाग से गायब भी होती है। डेली लाइफ में इसको अप्लाई कम करते, जैसे एलसीएम का कंसेप्ट है तो अप्लाई होगा, लेकिन जो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी कंट्राडिक्टरी प्रूफ हैं, ये बहुत जल्दी दिमाग से गायब होते हैं। तो दे नीड रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप इसमें नंबर लाने, इसमें 7-8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब हो सकता है कुछ कम कर दिया गया है इस साल ड्यू टू कोविड। देखिए एक थ्योरम है, लिख लीजिए। थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इफ p इज ए प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है एंड इट डिवाइड्स a number a square, then p divides a also। ये मैं बुक की लैंग्वेज से पैरेलल ही लिखा रहा हूं। वेयर a क्या है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों इसका प्रूफ मत पूछना है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि थ्योरम कहना क्या है। ये आपको जरूर समझा देता हूं, बुक में लिखी हुई है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ आपके यहाँ नहीं है। ये देखो p प्राइम नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। कोई ले लेते हैं प्राइम नंबर, जैसे हमने ये 7 ले लिया थोड़ी देर के लिए, है ना? एक प्राइम नंबर ले लिया, इसको p कहेंगे। और अगर ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो कोई पॉजिटिव स्क्वायर बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसा लेना है जो 7 डिवाइड करता हो। जैसे 49 मान लीजिए, है ना? ये क्या है, 49 7 का स्क्वायर थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है, 7 के स्क्वायर को डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि यही p 7 को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम में यही कहना है कि if p divides a square where a is a positive integer and p is a prime number, then p divides a also। इस कंसेप्ट का यूज होगा कहीं ना कहीं कुछ चीजों में, तब देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज, क्योंकि इसी पर बेस्ड चीजें अब आगे जाके करने का है। वहां पे डायरेक्टली हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, है ना, कि इफ इट इज डिवाइडिंग a स्क्वायर देन इट विल डिवाइड a आल्सो। ये चीजें हम यूज करने हैं। बस आज यही पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन करवा के और फिर आज की क्लास ओवर कर देंगे। थोड़ा सा आपका समय आज ज्यादा लग जाएगा, 5-10 मिनट। दिख रहा है बच्चों को? हेलो? अरे सर वो थोड़ा गायब सा हो गया। सर। सर अरे भूख भूख तो नहीं लग रही है किसी को? हेलो? ये थ्योरम आपके यहाँ बुक में लिखी हुई है और इसका प्रूफ नहीं है आपके यहाँ कोर्स में। चलिए अब सीखते हैं हम लोग। अभी लिखिएगा नहीं, जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसको मत लिखिएगा, पहले सीख लीजिए। ये कंट्राडिक्टरी बेस प्रूफ होगा, हम इसको कंट्राडिक्शन बेस लेकर करेंगे प्रूफ। सर रैशनल इसका मान सबसे अच्छा फिर रास्ता इंटरेक्शन प्रूफ करेंगे। हाँ चलिए देखिए, जैसे हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव
√2 इज इरेशनल नंबर। कोई लिखेगा नहीं, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, चिंता मत करिए। अब देखो ये जो इस तरह के प्रूफ, जैसे √2 तो इरेशनल है ही भाई, इसको क्या प्रूफ किया है? लोगों से कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, सीधे इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कोई फाइनाइट तो है नहीं, आप नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितने टर्म्स तक लिखेंगे? दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड टू फाइंड इट्स एनालिटिकल प्रूफ थ्रू सम अदर वे, इसीलिए इसकी किसी दूसरे रास्ते से एनालिटिकल प्रूफ की जरूरत पड़ी, और उसके लिए हमने फिर जो रास्ता दिया है उसमें वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसके या प्रूफ में लिखेंगे लेट अस सपोज। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज है। लेट अस सपोज टू इट्स कंट्रेरी, मतलब हम कंट्राडिक्शन पे बेस लेकर चल रहे हैं, कंट्रेरी दैट √2 इज रैशनल। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया है! ये एक बड़ी हिम्मत की बात है कि एक रेशनल नंबर को हमने रेशनल मान लिया, ठीक। अब हम जब गलत मान लेंगे किसी चीज को, तो आगे जाके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर हमें कहना पड़ेगा कि हाँ यार, हमने जो माना था वो गलत था। इसका मतलब कि जो आप कह रहे हो वो सही, ठीक है, ये जो कह रहे हैं सही है। एक्चुअली √2 इज इरेशनल नंबर, दिस इज द फैक्ट, ये सही बात है। और इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले गलत मान लेंगे, आगे जाएंगे तो हमको कुछ गलत इन्फरेंसेस मिलने लगेंगे, कुछ गलत रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तब हम वापस जाके घूम के कहेंगे नहीं भाई, अब जो हमने माना था वो गलत था, इसका मतलब आप सही हो। दैट मींस कि √2 इज इरेशनल। छोटे 3 लाइनों में ये पूरी कहानी यही है। लिखने का ढंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जस्ट अभी जिससे पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p इज अ प्राइम नंबर, देन p आल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज एन इंटीजर, ठीक। तो मुझको तो याद हो गया है बोलते बोलते, आप लोगों को ये सब चीजें अभी थोड़ा समय लगेगा, जब आप पढ़ेंगे 4 बार तो याद हो जाएगा। अब इसको हमने रेशनल मान लिया, देन लेट अस सपोज, मैं इसको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, आप लिखोगे, देन लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं कि √2 इज इक्वल टू a/b, कुछ लोग p/q मान के करते हैं, जहां पर क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम। याद रखना भाई, ये हमने इसको डिफाइन किया है रेशनल प्लस फॉर्म में है, को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब समझते हो कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है। ये बड़ी जरूरी चीज है भाई बच्चों। पहला तो ये 0 नहीं होना चाहिए जैसे p/q में होता था, pq 0 नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है? बोलो क्लास 10। हेलो, यस सर। सर लो बोर्ड दिख नहीं रहा है, लग रहा है कुछ नेट वीक हो गया। ये सब बोर्ड बीच पूरा हो गया था सर। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे चुप क्यों बैठे हैं। हेलो, अभी कुछ ठीक है? पता नहीं क्या बात है, आज सोचा था मैं बढ़िया। थोड़ा थोड़ा ठीक है, बीच में ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको भूल जाओगे तो आगे इसी के बेस पे सारा काम होना है। इसलिए ये वाली लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली लाइन फिर से समझो, हमने जबरदस्ती को रेशनल मान लिया। बोलो भाई, बोलो सैनिक, क्या बोलो? आकाश सैनिक कुछ कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। अगर कुछ कह रहे हो तो, नहीं तो मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले क्या किया कि √2 को रेशनल मान लिया। प्रूफ करना है ये रेशनल, मान रहे हैं रेशनल, और रेशनल मानते ही हमने इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया कि ये √2 अगर रेशनल है तो p/q टाइप या a/b टाइप का होगा, जहां a और b इंटीजर है, b 0 नहीं है। और एक खास बात यह है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब कहने का ये हुआ कि जितना काट पीट सकते थे काट दिया इसको, और अब ये बन गए को-प्राइम। मतलब कहने का ये हुआ कि a और b में जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो केवल एक ही है, 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। आगे जो इस प्रूफ पर हम आगे प्रोसीड करेंगे, सर then we will इसके find- फैक्टर 1 के अलावा और
बताएं देंगे। हाँ बिल्कुल सही, इसके फैक्टर 1 के अलावा भी नंबर मिलने लगेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, फिर जो हमने माना है ये हमारा एजम्पशन है। एक्चुअली क्या है, ये हमारा एजम्पशन है। देखो ध्यान से, ये चीज जो है बेटा यही एजम्पशन है। तो वहां हम लिखेंगे कि दस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे एजम्पशन को ही गलत प्रूफ कर देगा। अरे यार हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हमने ए और बी को कोप्राइम लिया है, और आगे जाके हमको इसमें फैक्टर एक और भी दिखने लगेगा, तब हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने एजम्पशन को ही गलत माना था, हमने इसको गलत मान लिया था कि यहाँ रेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि सीधी सीधी बात कि आप ही सही हो, मतलब रूट टू रेशनल। अब इसको करते हैं, लिखने का एक स्पेशल प्रोसीजर है, एक स्पेशल ढंग है, वो ढंग आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो हमने मान लिया कोप्राइम है, देयरफॉर क्या हुआ, रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। जरा स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1। रूट टू का स्क्वायर इधर हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस बस यहीं पर देखिए, अब अगर फैक्टर आ गया, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, इसके क्या अर्थ हुए, ए स्क्वायर इज divisible by 2 and therefore a is also divisible by 2। और यहां क्या था, यहां तो ए और बी को प्राइम थे, मतलब ए तो 1 साइड डिवाइड हो सकता था। आपने क्या किया, गड़बड़ काम निकाल दिया। यहां इतना मानने के बाद क्या हो गया, अब ए स्क्वायर का तो 2 एक फैक्टर आ गया, को प्राइम तो नहीं रह गया। इसका मतलब ए क्या है, को प्राइम नहीं रह गया। ए और बी में आप देखें कि ये 2 से डिवाइड होने लगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो फिर ए की शक्ल कैसी होगी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 के हम मान लेते हैं, है ना। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ए 2 के, तो इसको किस पे रख देंगे उठा के, इस वाले इक्वेशन, यही वैल्यू यहां रख देंगे। वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर। नाउ वी पुट, यही इसका प्रोसीजर है करने का। नाउ वी पुट a is equal to 2k in इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर। तो यहां से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दैट मींस b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। Therefore, b square is divisible by 2 and therefore b is divisible by 2। अब लीजिए, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या है कि a और b तो कोप्राइम माना था, but this contradicts our assumption that a and b are कोप्राइम। क्योंकि अगर कोप्राइम नहीं होते हैं वो, तो फिर यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं आना चाहिए था, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद लिखेंगे, इट contradicts our assumption that a and b are co-prime। This contradicts our assumption, this contradicts our assumption that a and b are co-prime। और ये क्या हुआ, दिस हैपेंस, इसमें बड़ी अच्छी लैंग्वेज बुक में लिखी, मैंने देखा बहुत से बच्चे लिखे हैं कि दिस, अपनी आंसर्स में लिखते हैं इन चीजों को कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। ये आप भी लिख दीजिए, दिस कंट्राडिक्शन मैंने बोर्ड की कॉपियों में भी देखा है, बच्चे लिखते हैं इस चीज को। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये उत्पन्न हुआ है, हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट सपोजिशन
इनकरेक्ट assumption या supposition जो भी आप लिखें, and therefore root 2 is irrational. ठीक है, इसलिए रूट 2 क्या है, irrational है। तो ये कंट्राडिक्टरी प्रूफ है। इन प्रूफ का सीधा सीधा तरीका यही है कि अगर हमें किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो हम उसका कुछ और मान लेते हैं। जैसे अगर हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल सपोज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रेशनल सपोज करते हैं तो फिर उसका समझ में आता है किस तरह का होगा। फिर उनकी कंडीशंस, जब आगे जाके वो कंडीशंस फेल होने लगती हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत है, मतलब आप ही सही। तो इन द सेम वे यू कैन प्रूव रूट 3, रूट 5, ये सब इसी तरीके से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार और लिखाऊंगा इसको। आज जो लोग नहीं आए उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि आज मैंने इसको बहुत इत्मीनान से बताया। Yes, sir. समझ में आया बच्चों? नहीं सर तो डॉट में भेज दूंगा। सर स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। नहीं, अभी मैं डाल दूंगा इसको। बोल थोड़ा ब्लर है। तो बस आज Thank you, का sir. यहीं पर बंद कर देता हूँ, बट प्लीज इसको रिवाइज जरूर करिएगा, नहीं तो जितनी जल्दी सीखा उतनी जल्दी उड़ जाएगा। अब आप जब बुक का प्रूफ देखोगे तो आपको काफी कुछ सिमिलर लगेगा। कहीं कहीं लिखने का ढंग मैंने सिंपल कर दिया है, बुकिंग लैंग्वेज थोड़ा सा प्रिसाइज होती है, कहीं कहीं कठिन हो जाती है, हम एक दो लाइन पढ़ा भी देते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं। मीनिंग आपका सही होना चाहिए, सेंस सही होना चाहिए, और एप्लीकेशन सही होना चाहिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। गूगल क्लासरूम बनाने वाला हूँ, आज हो सकता है बना दूंगा, और उस पर मैं जो कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको कुछ चीजें उसमें से पोस्ट कर दूंगा, दूसरी बुक से, दूसरे रेफरेंसेस से भेजूंगा, उनको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। सर जो गूगल क्लासरूम कैसे बनना है Thank you, sir. उसका क्या करेंगे? हाँ, गूगल क्लासरूम बनाऊंगा और कोड आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? नहीं सर, जो उस कोड से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, शाम तक मैं भेज दूंगा आपको। हेलो आकाश, क्या कह रहे हो? बोलो। इसका भी तो बना है सर, एक नहीं, मैं नया का बना भी दूंगा 10th में। ओके हाँ, सर। 10th क्लास का इस बार का जो आपका है ना, इसका ठीक है। नया बना के उस पर सेशन डाल दूंगा और उसका कोड आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? 9th वाला डिलीट करते थे नहीं, 9th वाले पे नहीं भेजूंगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सर, तो वो ठीक है? डिलीट करते हैं। अब आपका 10th का नया, हाँ मैंने मटेरियल कलेक्ट कर रखे हैं, बस मुझे पोस्ट करना है केवल ग्रुप बना के, ओके सर, थैंक इसी यू। पहले चैप्टर के। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा लगेगा, आप पढ़िएगा, यू विल एंजॉय। Thank you, sir. ओके भाई, लीव कर जाओ बच्चों। Thank you, sir. थैंक यू सर। लीव कर जाओ भाई, अभी शिवांश लीव कर जाओ बच्चों।